हाय गाइस। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जिनको टैक्सेशन में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है स्कोर करने में, स्पेशली डायरेक्ट टैक्स के सब्जेक्ट में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। उनको पता नहीं होता कि इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग हमें किस तरह से आंसर राइटिंग करनी होती है। तो इसके लिए मैं एक सीरीज़ ला रहा हूँ जहाँ पे मैं सभी पास्ट ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँगा और आपको बताऊँगा कि इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड के अनुसार क्या करना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या क्या करके जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिडक्शंस वाला एक क्वेश्चन आता है, ठीक है? टोटल इनकम वाला एक क्वेश्चन आता है, उसमें डिडक्शंस आते हैं, 115 बीएससी का आता है। तो उसमें क्या-क्या करना इंपॉर्टेंट है, क्या कौन-से एडजस्टमेंट रिपीट होती है, तो इस सब के बारे में मैं बताऊँगा आपको और हर एक क्वेश्चन के बारे में सेपरेटली बताऊँगा। जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन नंबर 5 को सब सब क्वेश्चन बी का कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 5 सबसेक्शन ए का करूँगा। तो इसी तरह से ये सीरीज़ चलेगा और आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, ठीक है? तो ये पीडीएफ मैं दे दूँगा लिंक, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो मैं कौन से पीडीएफ दे रहा हूँ, तो मैं डिडक्शन का एक पीडीएफ दे रहा हूँ, ठीक है? और ये 115 बीएससी की जो समरी है, उसका भी एक पीडीएफ दे रहा हूँ आपको। तो आपको देख लेना है, एज़ पर द अमेंडमेंट्स रेट्स है एंड क्वेश्चन भी एज़ पर द न्यू अमेंडमेंट्स मैंने किए हुए हैं। अब देखो, मैं सबसे पहले 115 बीएससी में आता हूँ कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट है वो रेट्स। रेट्स को आपको पता होने चाहिए कि न्यू रेट्स क्या है एज़ पर द अमेंडमेंट्स, ठीक है? तो न्यू रेट्स में क्या है, 4 लाख तक का टैक्स बिल्कुल नहीं लगता। 4 लाख से लेके 8 लाख तक आपका 5% लगता है। 8 लाख से 12 लाख का, देखो ये 4 लाख का सीरीज़ है पूरा। और टैक्सेबल रेट का 5 का सीरीज़ है, मतलब 5 टू 10 15 20 25 30 इस तरह का सीरीज़ है। तो आपको याद रखने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखते हैं कि 115 बीएससी में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ देना चाहता हूँ कि आपको 115 बीएससी में क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? आपको क्या-क्या देख के जाना है। उसमें क्या है ना, 115 बीएससी में कुछ-कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ-कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि अलाउड नहीं होते एज़ पर ओ 115 बीएससी, ठीक है? जो ओल्ड रिजिम में अलाउड होते हैं, बट 115 बीएससी में अलाउड बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है? तो ऐसे कौन से तो मैंने उनको रेड करके रखा है कि जो आपको देखे जाना है। लीव ट्रैवल कंसेशंस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ये क्या है ना, ये सब चीज़ें आपको अलाउ नहीं है एज़ पर 115 बीएससी, ठीक है? देन एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट। मतलब क्या होता है ना कि बच्चे की इनकम होती है वो पेरेंट्स के इनकम में इंक्लूड की जाती है। तो उसमें 1200 का 1500 तक का कुछ तो एग्जेम्पशन मिलता है उस पर्टिकुलर इनकम को। तो उसके बारे में ही वो बात कर रहा है कि वो 1500 का एग्जेम्पशन 115 बीएससी में नहीं मिलेगा। अभी आगे जब हम जाएँगे ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये सेक्शन नंबर को देख के लेना, क्योंकि आप जब भी नोटिंग करोगे इंस्टीट्यूट के इसमें, तो आपको ये लिखने का मतलब लिखना पड़ेगा, ठीक है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और काफ़ी बार आ भी चुका है, ठीक है? देन एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, प्रोफेशनल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन लिया है और उसका अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो इंटरेस्ट भी आपको क्या होता है, डिसअलाउड होता है। आप एज पर सेक्शन 115 बीएससी वो नहीं ले सकते। यस, ओल्ड रिजिम में आप ले सकते थे, बट 115 बीएससी में आप नहीं ले सकते बिल्कुल भी। एडिशनल डिप्रिसिएशन इज ऑल्सो नॉट अलाउड, ठीक है? एडिशनल डिप्रिसिएशन मतलब जो नॉर्मल डिप्रिसिएशन होता है एज पर इनकम टैक्स वो अलाउड होता है, बट जो एडिशनल डिप्रिसिएशन होता है जो कि 20% का रहता है, वो बिल्कुल भी हमें अलाउ नहीं होता एज इन अ सेक्शन 115 बीएससी। इन डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, मतलब इस रिसर्च विसर्च के लिए देते हैं जो पैसा डोनेशन करते हैं हम लोग, तो उसको अगर आपने पैसे दिए होंगे तो वो भी आपको 115 बीएससी में नहीं मिलेगा, ठीक है? तो यही सेक्शंस है। और एक बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिडक्शंस, जो भी 80C से लेके 80U तक के डिडक्शंस है, वो कोई भी आपको अलाउ नहीं होते हैं इन द सेक्शन 115 बीएससी। मतलब अगर 80C का डिडक्शन है तो 115 बीएससी में आप 80C का डिडक्शन नहीं ले सकते। और 80C से लेके 80U में कुछ ऐसे सेक्शंस है जो कि अलाउड होते हैं। ये हुआ हमारा 115 बीएससी का समरी। तो आपको इतना ही देख के जाना है। अगर आपने एग्जाम के टाइम पे भी ये देख के चले गए तो भी आपका इजीली हो जाएगा। अब आते हैं डिडक्शंस के ऊपर। तो डिडक्शंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको, तो सेक्शन 80C काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको। सेक्शन 80C में आपको क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है,
कोई भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट होता है या फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड हो गया, नहीं तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, नहीं तो किसी भी सुकन्या में आपने इन्वेस्ट कर दिया, नहीं तो किसी भी प्रॉपर्टी लेने के लिए आपने लोन लिया था तो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट आप पे करते हो, तो उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, नेशनल सर्टिफिकेट में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये पर्टिकुलर जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट रहता है वो एटीसी का रहता है। तो एटीसी में जो भी जो आता है इन्वेस्टमेंट का ही आता है, ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट का ही आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा लिस्ट डाउन कर दिया है, आप एक बार देख लोगे एग्जाम में जाने से पहले तो आई एम श्योर शॉट कि आपको 7 आउट ऑफ 7 यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। देन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको एटीसी के अंडर 1,50,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। दैट्स इट, 1,50,000 के ऊपर 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल समझो किसी ने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है प्रोविडेंट फंड में, तो उसको बस 1,50,000 तक का क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है उसका उसको डिडक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये सेक्शन एटीसी एक काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी 2 चिल्ड्रन ट्यूशन फीस वाला इंपॉर्टेंट है, प्रोविडेंट फंड वाला, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट, सुपर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, एनएबीआईडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट वाले सेक्शंस एंड उसके सब सेक्शन देख के जाना है, ठीक है। तो मैंने पूरा लिस्ट डाउन कर दिया यहाँ पे, और ये बाकी के सेक्शंस भी यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। सेकेंड जो सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 80D, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो किसको कितना मेडिकल इंश्योरेंस लगता है, कितना अलाउड है, तो वो इंस्टीट्यूट ज़्यादा डीपली जाता नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है आपको बस। तो इंडिविजुअल के केस में क्या होता है, अगर सेल्फ हो, नहीं तो मतलब खुद के लिए लिया हो, नहीं तो वाइफ के लिए लिया हो, नहीं तो बच्चे के लिए लिया हो, जो कि डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट मतलब अभी तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आपकी एज 60 से लेस होगी तो आपको क्या है 25,000 तक का क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम आपको अलाउड है डिडक्शन लेने के लिए एज पर सेक्शन 80D इन अ मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम, ठीक, सॉरी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। बट आपके पेरेंट्स के लिए कितना अलाउड है, 50,000 तक का अलाउड है, अगर उनकी एज कितनी होगी, 60 प्लस होगी। अगर उनकी एज 60 से नीचे होगी तो कितना अलाउड है, 25,000 तक का अलाउड है। मैंने यहाँ पे पूरा चार्ट बना के रखा है, आप अगर देखोगे समझ जाओगे कि किस तरह से करना है। मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्टेज नहीं करता। तो यहाँ पे सेक्शन 80D हो गया। सेक्शन 80D होने के बाद ये वाला सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट वाला एक बार इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन नंबर याद रखना है, सेक्शन 80E कभी कभी आता है। मतलब अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगता है, इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगता है, वो लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगता है और आप वो पेड करते हो तो उसका भी डिडक्शन आप ले सकते हो एज पर सेक्शन 80E। यहाँ पे कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप इतना ही डिडक्शन ले सकते हो, इतना ही ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अनलिमिटेड कितना भी आपका इंटरेस्ट होगा उतना डिडक्शन ले सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। 80E भी इंपॉर्टेंट है बट इंस्टीट्यूट ज़्यादा डीपली जाता नहीं है, बस ये पर्टिकुलरली फॉर द पर्पज ऑफ एमसीक्यू भी पढ़ के जाना है। मैंने इस तरह से बनाया कि भाई आपको एमसीक्यूज में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लगेगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का भी ये देख के जाना है, ठीक है, कितना तक का डिडक्शन अलाउड है। और रेंट पेड 80GG के बारे में भी मैंने बताया कि भाई रेंट कितना अलाउड होता है, तो आपको देखो इंस्टीट्यूट डायरेक्टली वहाँ पे दे देगा, तो वहाँ पे आपको देखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्स टू मैक्स कितना अलाउड है आपको। तो 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ क्या होता है आपको अलाउड होता है, मतलब 5,000 इंटू 12 करोगे तो आपका हो जाएगा 60,000। तो 60,000 क्या होता है आपका, मैक्स टू मैक्स 60,000 अलाउड है, उससे ज़्यादा अलाउड बिल्कुल भी नहीं है रेंट, ठीक है। अगर आप कोई भी इंडिविजुअल हो, किसी भी रेंट के घर में रहते हो, आप रेंट पेड करते हो, तो आपको रेंट का भी क्या पड़ेगा, डिडक्शन मिल सकता है, कोई इशू वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे मैंने इलिस्ट्रेशंस भी दिए हैं। सेक्शन 80G, सेक्शन 80G भी देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि डोनेशंस करता है। मतलब किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट को, नहीं तो पीएम फंड को, या फिर किसी भी पीएम रिलीफ फंड, ड्राइंग फंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब काफ़ी सारे फंड्स है। उसमें नॉन क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग लिमिट्स, 100% लिमिट, 50% लिमिट, वो देख के जाना है, वो काफ़ी बड़ा था इसके लिए मैंने नहीं डाला है। बस आपको एक नज़र घुमानी है कि 100% पे कौन से आते हैं, 50% पे कौन से आते हैं, एंड क्वालिफाइंग लिमिट किसके लिए लगती है, किसके लिए नहीं लगती है। तो बस
इतना ही है अपना, और ये छोटे-मोटे सेक्शन से आपने सेक्शन 80 वो वाले देख के लेना है। देखो यहाँ पे और एक सेक्शन इम्पोर्टेंट है, वो सेक्शन है सेक्शन 80 टीटीए। ये सेक्शन 80 टीटीए क्या बोलता है कि अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पे, तो आपको 10,000 तक का क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। उससे ज़्यादा वाला अलाउड नहीं होगा डिडक्शंस के लिए, ठीक है। बट सीनियर सिटीजन हो तो आपको लिमिट जाता है 50,000 तक का, तो सेक्शन भी चेंज हो जाता है। जो सेक्शन होता है सेक्शन 80 टीटी बी। अब हम चालू करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन देखना चालू कर देते हैं हमारे। तो मैं दिसंबर 2023 से लेके जून 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस है उनका सबका करके रखा हूँ, मतलब किस तरह से करना है, क्या करना है, सबके देखो किस तरह से लिखना है, इंस्टीट्यूट को क्या चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ पे नोटिंग भी कैसे करते हैं, क्या क्या लिखना पड़ता है, वो सब मैंने यहाँ पे दिया है। तो आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है और पढ़ना चालू कर देना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। दिसंबर 2023 काफी लल्लू लल्लू क्वेश्चन था। इजीली 7 मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपको सेक्शन 80 का नॉलेज होता और थोड़ा बहुत इधर-उधर का नॉलेज होता, ठीक है। यहाँ पे देखो सैलरी इनकम ग्रॉस में दी है, ग्रॉस में दी है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन उन्होंने लेस नहीं किया है, ठीक है। तो ग्रॉस में जब भी होता है तभी उनका क्या मतलब होता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस नहीं किया है। अगर नेट होता तो मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करके दिया है उन्होंने, ठीक है। तो 9,50,000 था। लॉस ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कितना था, 2,40,000 था। एज पर द रूल्स हमें क्या होता है कि 2 लाख तक का हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा जो भी होता है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 12,000 तक का अलाउड है। जैसे कि मैंने बोला था, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट कितना डिडक्शन अलाउड होता है, तो 10,000 तक का डिडक्शन अलाउड होता है। तो 1080 सेक्शन 80 टी ए लगेगा यहाँ पे, ठीक है। डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड 1,50,000 तक का है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि भाई हमने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अलाउड हो जाता है डिडक्शन के लिए एज पर सेक्शन 80 सी, ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज ये आईएफओएस में जाएगा। एंड एलआईसी प्रीमियम पेड और डिपेंडेंट फादर का पेड किया 30,000 तक का, तो ये भी इसमें चला जाएगा। देखो यहाँ पे इनकम मैंने किस तरह से लिखा है वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी का 50,000 निकाल दिया, 9 लाख रह गया। 9 लाख में मैंने क्या किया, देखो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, नोटिंग की है। देखो नोट नंबर 1, एग्जामिनर क्या होगा ना, वो नोट नंबर 1 देखेगा, इधर जाएगा नीचे जाएगा। हाँ, नोट नंबर 1 में क्या लिखा है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम अप टू रुपीज 2,50,000 कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। मतलब 40,000 आना चाहिए था, गलती से मैंने 50,000 लिख दिया है वहाँ पे। तो इस तरह से आपको नोटिंग करके जाना है। जैसे कि मैं बोलता हूँ एग्जाम्स में, नोटिंग करो, वर्किंग नोट्स बनाओ। तो इसी की ही बात करता हूँ मैं, यही वर्किंग नोट है आपका। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था अपने पास, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 12,000 का था, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज 50,000 तक का था। तो टोटल हमारा कितना हुआ, टोटल अदर सोर्सेज 62,000। अगर हम इसको ऐड बैक लेस बैक करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, 7,62,000 रुपीज का अपना हो जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 80 सी में। देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या करके रखा है, डिपॉजिट इन पीपीएफ। देखो किस तरह से आसानी से लिख के दिया है, जिससे कि इंस्टीट्यूट को भी पता चले कि किस तरह से मैंने सॉल्व किया है। तो 1,50,000 का हो गया, 30,000 का हो गया, 1,50,000 तक का रिस्ट्रिक्टेड है एज पर सेक्शन 80 सी, तो मैं इतना ही लूंगा, ठीक है। तो 1,50,000 देखो 115 बीएसए में मैंने लिया है कि कोई डिडक्शन नहीं लिया है, बिकॉज रूल्स ऐसे बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में मैं सेक्शन 80 टीटीए का 10,000 भी लेता हूँ, तो टोटल डिडक्शन कितना ले लेता हूँ, 1,60,000 ले लेता हूँ। तो टैक्सेबल इनकम कितना होगा मेरा, 6,02,000। एंड 115 बीएससी का कितना होगा, 10,12,000, ठीक है। यहाँ पे तो आप देख सकते हो, तो इतना हो जाएगा। अब आता है मेन पार्ट, तो टैक्स लायबिलिटी आपको निकालनी है। तो टैक्स लायबिलिटी निकालनी है तो आपको रेट्स पता होने चाहिए। तो ये ओल्ड रिजिम का है एंड ये 115 बीएससी का है। तो मैंने दोनों में कंपेयर किया, तो मुझे 115 बीएससी में बेनिफिट मिल रहा था, 41,200 तक का टैक्स बन रहा था। बट हमारा एग्जामेशन कितने तक अवेलेबल है, मतलब बेसिक एग्जामेशन लिमिट कितने तक अवेलेबल है, 60,000 तक का मेरे को मिल जाता रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो मैंने क्या किया, वो लेना प्रिफर किया। तो ऐसे आपको लिख के रखना है, इन द इंस्टेंस केस टैक्स लायबिलिटी अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम, under old tax regime is higher. Hence, it is advisable to opt for new scheme under section 115 BSc। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। इससे अच्छा और कोई नहीं मिल सकता आपको प्रेजेंटेशन। इसी तरह से आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अंडर सेक्शन 115 बीएससी सेल्फ ऑक्यूपाइड सेल्फ हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रोविजन लिखा है, कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन होता है और ये सेट ऑफ का प्रोविजन होता है, वो लिख दिया है 115 बीएससी में
कैरी फॉरवर्ड मतलब लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ, मतलब अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस है तो वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने सेक्शंस के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो इसी तरह से आपको सॉल्व करते जाना है। नाउ जून 2024 के क्वेश्चन को जाते हैं, जैसे कि ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, बट तभी मुझे ज़्यादा पता नहीं था इसको कैसे करना है, इसके लिए मैंने ये छोड़ मतलब थोड़ा बहुत कर दिया था, तो 2-3 मार्क्स मिल गए थे। अब एनुअल लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि एनुअल लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब आपका हाउस प्रॉपर्टी में जो भी जीएवी आता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसको एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी बोला जाता है। 60,000 तक का है। पीजीबीपी का इनकम कितना है आफ्टर डिडक्टिंग नॉर्मल डिप्रिसिएशन। नॉर्मल डिप्रिसिएशन एज पर 115 बीएससी अलाउड है अपने लिए, बट एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउड है क्या अंडर द स्कीम ऑफ 115 बीएससी? नो, बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या बोला है क्वेश्चन, आफ्टर डिडक्टिंग नॉर्मल डेप्रिसिएशन, तो 115 बीएससी में 8,000 डिडक्ट किया, कोई इशू नहीं है। बट ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन को माइनस किया है ना 5,37,000 में से, तो उसको 115 बीएससी के लिए क्या करना पड़ेगा, 4,000 एड बैक करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड इन अ 115 बीएससी टू गेट एग्जेम्पशन फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो 4,000 हमें 5,36,000 में ऐड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन में मैं दिखा दूंगा आपको। अभी देखो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम बैंक ग्रॉस। ये ग्रॉस क्यों दिया है, क्योंकि कभी कभी टीडीएस लग जाता है, इसके लिए इंस्टीट्यूट ने कंफ्यूज ना हो इसके लिए ग्रॉस लिख के दिया। ग्रॉस मतलब टोटल अमाउंट 1 लाख रुपीज का है, इसके ऊपर कोई भी टीडीएस वीडीएस नहीं लगा है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम कंपनी फ्रॉम डिपॉजिट, कंपनी डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिला है तो 60,000 का दिया है। इसमें भी इंस्टीट्यूट ने क्या है, ग्रॉस लगा के दिया हुआ है। सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रिसीव बाय माइनर सन ऑफ मिस्टर पवन। देखो आप यहाँ पे आ गया सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट। सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट किसको मिला है, माइनर को मिला है। ठीक है, माइनर को मिला है, किसके नाम पे हम लेंगे कि भाई पवन के नाम पे लेंगे। ठीक है, मतलब माइनर को मतलब जो भी बच्चा है पवन का, वो पवन के बच्चे को क्या मिला है, 1,000 रुपीज मिला है। अब इसका सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 यहाँ पे यूज होगा, और 115 बीएससी में हमें बोला गया है कि 1,000 रुपीज को हम क्या करेंगे, क्लेम मतलब जो भी है बच्चे का जो भी इनकम होता है उसका हम डिडक्शन या फिर एग्जेम्पशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम सेक्शन 80C याद करो, मैंने बोला था सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में बोला था मैंने, तो 25,000 तक का आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा। ओन कंट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन है तो 30,000 का उधर मिल जाएगा। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, ये एटीजी का सेक्शन है, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, पूरा 100% क्वालिफाइंग लिमिट मिल जाएगा। तो किस तरह से सॉल्व करने की क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे मैंने जीएवी लिखा 60,000 60,000, 30% ऑफ जीएवी 18,000 18,000, नेट एनुअल वैल्यू कितना आया 42,000, एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आया, इतना इतना आ गया, तो दोनों का सीन का सेम टू सेम आ गया। अब आते हैं इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, मैंने देखो 5,36,000 ओल्ड स्कीम में लिखा है। एज पर द ओल्ड स्कीम आप ले सकते हो एडिशनल डेप्रिसिएशन को। ठीक है, एज पर द ओल्ड स्कीम आप डेप्रिसिएशन को ले सकते हो, ओल्ड वाले मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन को, बट 115 बीएससी में आप नहीं ले सकते। इसके लिए आपको क्या किया है, 115 बीएससी में उनको ऐड बैक किया है, 4,000 को ऐड बैक किया है, तो 5,40,000 यहाँ पे मैंने नोट भी लिख दिया है, जिससे कि इंस्टीट्यूट को कंफ्यूजन ना हो। इसी तरह से आपको प्रेजेंटेशन करना है आपका। आईएफओएस का ये है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट 1 लाख 1 लाख दोनों में डाल दिया। ये कंपनी से भी इंटरेस्ट आया तो वो भी डाल दिया। देखो यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग अकाउंट ऑफ माइनर सन, मेरे को इनकम दिखाना है, उसके नीचे मेरे को क्या लेना है, एग्जामेशन लेना है। यहाँ पे देखो मैंने सेक्शन नंबर लिखा एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 1,000 रुपीज माइनस किया मैंने। 115 बीएससी से मैं माइनस नहीं कर सकता, तो इसके लिए उसको यहाँ पे ऐसे ही रखा है। ठीक है, टोटल इनकम मेरा इतना हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम इतना हो गया। यहाँ पे देखो सेक्शन 80C 25,000 30,000 इसको ऐड करूंगा। इसका टोटल एग्जामेशन लेने के बाद, डिडक्शन लेने के बाद इसका अमाउंट कितना आ रहा है, 6,81,000 एंड 7,43,000। अब जरा नोटिंग पे गौर करते कि नोट्स कैसे लिखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले नॉर्मल डिप्रिसिएशन अलाउड है ऐसा लिख दिया 115 बीएससी में, बट एडिशनल डिप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, एडिशनल डिप्रिसिएशन नॉट अलाउड टू टेक, ये ऐसा लिख दिया, मतलब अपनी ओन लैंग्वेज में लिख दिया, ऐसा नहीं कि भाई इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज यूज किया है। माइनर चाइल्ड इज इनकम इज अलाउड टू टेक, देयर इज नो एग्जामेशन अवेलेबल अंडर 115 बीएससी। 115 बीएससी के अंडर ऐसा कोई एग्जामेशन अवेलेबल नहीं है, उनको इनकम लेना ही पड़ेगा।
एटीजी का प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो भी होता है, नेशनल रिलीफ फंड कम्स अंडर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है, तो ये वाले आपको रीजंस देने हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट देखिएगा ना 2 मार्क्स इधर ही दे देगा आपको, मैं कंफर्म देता हूँ आपको। ठीक है, देन उसके बाद मेरे को यहाँ पे देखो, पांचवा वर्किंग नोट देखो मेरा, एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 माइनर इनकम क्लब विथ पेरेंट्स शाल बी एग्जेम्प्ट अप टू, कितना कितने तक एग्जेम्प्ट हो सकता है, 1500 तक हो सकता है। तो अपना कितना था, माइनर का इनकम कितना था, 1000 का था, तो 1500 के अंदर ही आता है, तो 1000 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्पशन हो जाए अंडर ओल्ड स्कीम। ठीक है, बट 115 बीएससी में नहीं होगा, क्योंकि उसमें अलाउड नहीं है एग्जेम्पशन लेना। ठीक है, तो ये टोटल इनकम निकालने के, टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद मैंने पूरे रेट्स निकाले, रेट्स बिट्स निकाल के यहाँ पे देखो मैंने सब टैक्स वैक्स कैलकुलेट करके दिखाया है कि भाई कौन सा प्रेफरेबल है, कौन सा नहीं है। और यहाँ पे मैंने कंक्लूजन दिया है, इन द इंस्टेंट केस द टैक्स लायबिलिटी अंडर ओल्ड रिजीम अंडर is higher, hence it is advisable to opt for new scheme under section 115 BSc। और यहाँ पे ऐसा नोटिंग वीटिंग किया यार मिलेगा, यहाँ पे आपको फटाफट फटाफट 7 आउट ऑफ 7 नहीं मिले तो मेरा नाम बदल देना। अगर आपके ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको 7 आउट ऑफ 7 नहीं मिलते किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, टैक्स इज वेरी मच इजी अगर आपको आता होगा तो, अदरवाइज वो नाइट मेरे पूरा। यहाँ पे दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। 46 ईयर का आदमी है, 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज है। एक हाउस प्रॉपर्टी ऐसे ही रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज करता है, and दूसरी रेंट के लिए देता है, तो 65,000 तक का उसका रेंट है पर मंथली। और इसने क्या किया है, लोन्स लिया है, लोन लिया है, तो लोन लेने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे करता है। ये लो 2,10,000 पर, हाँ, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का 2,10,000 एंड लेट आउट प्रॉपर्टी का 2,10,000, इसी तरह से दो दो, मतलब 4 लाख, 4,20,000 तक का ये पेमेंट करता है बैंक को। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए। एंड यहाँ पे देखो गौर करने वाली बात है, सेक्शन 80C में आपने देखा था कि प्रिंसिपल रीपेमेंट अगर करते हैं तो सेक्शन 80C में हम क्या कर सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। तो 2,50,000 का क्या किया है उसने, हर एक घर के लिए किया है, कि क्या किया है उसने, रीपेमेंट करता है, तो हम 1,50,000 तक का लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि राम क्या करता है, बिजनेस करता है, उसकी बिजनेस की इनकम कितनी है, कंप्यूटेड है, मतलब उन्होंने बना के दी है, पीजीबीपी की इनकम कितनी है, 9,60,000 है। हमें बस क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, 115 बीएससी बेहतर है या ओल्ड स्कीम बेहतर है। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये। अब लेट आउट प्रॉपर्टी देखो कैसे कैलकुलेट करता हूँ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 7,80,000, 7,80,000, जीए भी कैलकुलेट कर लिया 30% का, 2,34,000, 2,34,000। अब इम्पोर्टेंट वाली बात आती है यहाँ पे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट वाली बात क्या आती है कि हम जो है लेट आउट प्रॉपर्टी का तो ले सकते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, लेट आउट प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 115 बीएससी, कोई इशू नहीं आएगा। बट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए हम नहीं ले सकते। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे 24 सबसेक्शन बी का बारे में बोला गया है कि 2,10,000, 2,10,000 है। ठीक है, ये ले सकते हैं, लेट आउट प्रॉपर्टी का हम कोई इशू नहीं है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हैं। बट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का ले सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे देखो मैंने ब्लैंक छोड़ के रखा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ब्लैंक छोड़ के रखा है, बिकॉज नहीं ले सकते। और यहाँ पे नोट नंबर 1 एंड 2 ये देखने को बोला है मैंने, मतलब एग्जामिनर को, जिससे कि उसको पता चले कि हाँ भाई इसने प्रोविजन लिखा हुआ है। ठीक है, तो लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अब क्या होता है ना कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लॉस है और लेट आउट प्रॉपर्टी में इनकम है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेट ऑफ हो जाते हैं। तो ये सेट ऑफ का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रोविजन अप्लाई कर दिया, मतलब 3,36,000 में से 2 लाख माइनस किए तो कितना है, 1,36,000 आ गए। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो गया हमारा, 1,36,000 हो गया। इंस्टीट्यूट के इसमें सजेस्टेड आंसर्स में इतना ब्रीफली नहीं रहेगा जितना मैं ब्रीफली बता रहा हूँ या फिर शो कर रहा हूँ। तो आपको बेहतर है कि भाई आप देख के लेना कि किस तरह से आपको आंसर करना है। अब इनकम इनकम फ्रॉम पीजीबीपी ऐसे ही दिया हुआ था 9,60,000 का, तो हमने ऐसे ही डाल दिया उसको। ठीक है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो हम लोग 1,36,000 एंड 9,60,000 इसको ऐड बैक करेंगे तो कितना आएगा, 10,96,000 तक का अपना आ जाएगा। ठीक है, और 115 बीएससी में कितना आया, 12,96,000 तक का आ गया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट की सेक्शन 80C जो है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इसका भी नोट नंबर मैंने दिया है, नोट नंबर 3 देखने के लिए। एंड 1,50,000 तक का मैं क्या करूंगा, उससे डिडक्शन ले सकता हूँ, बट 115 बीएससी के अंडर में नहीं ले सकता, उसके लिए इसको जीरो कर दिया है। तो टैक्सेबल इनकम कितना बनता है इसका,
तो टैक्सेबल इनकम आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रखे हैं यहाँ पे कि टैक्सेबल इनकम कितना बनता है, क्या बनता है। तो उसी तरह से आपको टैक्स एप्लीकेबल होगा। एज पर द न्यू स्कीम भी मैंने यहाँ पे बता दिया कि कितना टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नोट नंबर लिखे हुए भाई कि क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है, तो सब कुछ यहाँ पे आप देख लेना। अभी बार बार बताऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। जून 2025 का क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो। अभी तक आपने एक ऑब्जर्व किया रहेगा, अभी तक आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि सेक्शन 80C ये काफी बार आ रहा है। सेक्शन 80C आ रहा है, नहीं तो कोई सेक्शन 80G आ रहा है, नहीं तो सेक्शन टी 80TT A आ रहा है, 80TT B आ रहा है, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई बड़ा वाला डिडक्शन का सेक्शन नहीं आ रहा है। और मैंने जो चार्ट दिया है आपको, जो भी चार्ट बना के दिया हुआ है, पूरा समरी बना के दिया हुआ है, अगर वो करते हो आप तो आपको इजीली आ जाएगा। तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने दिया हुआ है वही करके जाओ, आपके 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन हम यहाँ पे आते हैं कि भाई इसका बिजनेस था गारमेंट्स का, ठीक है। उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,80,000 है, ये हमको बना के दिया हुआ है। पीजीबी का इनकम कितना है, 10,80,000 है, कोई इशू नहीं है। शॉर्ट टर्म गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑन विच एसटीटी इज पेड ऑन 1 दिसंबर 2024। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। हमें पता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे क्या होता है, अलग से सेक्शन होता है, स्पेशल रेट होता है, ठीक है। सेक्शन 111A लगता है। तो 1,50,000 का जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके लिए अलग से हमको क्या करना पड़ेगा, टैक्स रेट लगाना पड़ेगा, अलग से टैक्स लगाना पड़ेगा उसके ऊपर। अब यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है। इन द ईयर 2023-24 ही हैड गिफ्टेड 1 lakh टू हिज सन who was aged 10 years. In the same year was gift amount was deposited in PQR Company Limited, वॉज पेइंग इंटरेस्ट 12% पर एनम। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 लग जाता है, ठीक है। किस तरह से लगता है वो भी बताता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, मतलब बच्चे को पापा ने गिफ्ट किया था, ठीक है। 1 लाख रुपीज गिफ्ट किए थे। तो बच्चे का जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो हमने क्या किया था, एक कंपनी के डिपॉजिट्स में डाल दिया था, जो कि सेक्शन 73 होता है उसके अंडर डाल दिया था हमने, एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या किया, हमें कंपनी क्या कर रही है, 12% का डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है। मतलब 12%, 1 लाख का 12% कितना हो जाता है, 12,000 हो जाता है। तो यहाँ पे हमको 12,000 का इनकम दिख जाता है। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट। आपको क्या करना है, ओल्ड स्कीम में क्या करना है, हमें बोला गया है कि 1,500 तक का क्या कर सकते हैं हम लोग, एग्जामेशन ले सकते हैं। इट मीन्स दैट कि 12,000 माइनस 1,500 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,500 का। 10,500 तक का क्या हो जाएगा एग्जाम इनकम हमको शो करना पड़ेगा। बट 115 बीएससी में ऐसा कुछ है क्या कि भाई हम एग्जामेशन क्लेम कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। 115 बीएससी क्या बोलता है कि भाई तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, आपको 12,000 का इनकम क्या करना पड़ेगा, पप्पा के इसमें दिखाना पड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमको डिडक्शंस के बारे में इंपॉर्टेंट बताया गया कि भाई एलआईसी का प्रीमियम पेड फॉर इज लाइफ इज 24 लाख 24,000 विच इज गुड एक्चुअली। मतलब इतना 10% ऑफ सम एश्योर्ड है, ये चल जाएगा सेक्शन 80C के अंडर। एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड 50,000 तक का था। तो ये भी क्या होता है, क्वालिफाइंग लिमिट के अंडर नहीं आता है, तो ये भी हम ले सकते हैं पूरा का पूरा। तो यहाँ पे वही वही सेक्शन बार बार रिपीट होते हैं। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि ये काफ़ी इजी है, स्कोर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब आते हैं इनकम फ्रॉम पीजीबीबी 10,80,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी इनकम हम दिखाएंगे, शो करेंगे। आईएफओएस का इनकम 12,000 यहाँ पे दिखाया मैंने, देखो। यहाँ पे सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 से एग्जामेशन ले लिया 1,500 का, तो टोटल इनकम कितना हुआ पापा का, 10,500 हुआ आईएफओएस का इनकम, ठीक है। तो टोटल इनकम हमारा ग्रॉस इनकम कितना हुआ, 12,30,500। और 115 बीएससी में कितना हुआ, 12,32,000, ठीक है। अब हम आते हैं डिडक्शंस के ऊपर। डिडक्शंस हमने क्या क्या लिए, डिडक्शन हमने लिया एलआईसी का प्रीमियम जो पे किया था 24,000, एंड प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो भी था 50,000, वो भी हमने ले लिया। तो ये करने के बाद हमने कैलकुलेशन किया, देखो एज पर सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेटेड विथ स्पेशल रेट विच इज 20% ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब 1,40,000 पे हमको क्या करेगा, 20% टैक्स लगना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर बोथ ओल्ड एंड 115 बीएससी दोनों के लिए लगता है, ऐसा नहीं कि एक के लिए लगता है, दोनों के लिए लगता है। तो 28,000 तक का हमारा क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा 115 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वी विल एक्सक्लूड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम। अभी हम क्या करते हैं कि ये जो 1,40,000 है,
ये इसमें से 1,56,500 में से माइनस करते हैं और 12,32,000 में से माइनस करते हैं। ये क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि हम इनको नॉर्मल रेट्स में लेंगे। हमने पहले ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का हमने टैक्स भर के रखा है, मतलब हमने पहले ही क्या किया था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है उसको हमने पहले ही टैक्स में डाल दिया है, मतलब उसका स्पेशल रेट है तो उसको अलग से कर दिया है। अभी जो नॉर्मल रेट वाले होंगे ना उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1,56,500 में से ये लेस करना पड़ेगा, तो हमारा पर्टिकुलर अमाउंट कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग हमारा अमाउंट आ जाएगा 10,16,500 एंड 115 BSC के अकॉर्डिंग कितना आएगा, 10,92,000 रुपीज आ जाएगा। तो 1,40,000 हमने डालने के बाद ये वाला पर्टिकुलर अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो एज पर ओल्ड रिजीम हम ये करते हैं, ठीक है। न्यू रिजीम हमने ये डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने STCG का भी इनकम इंक्लूड कर दिया था, तो जो भी इम्पोर्टेंट वाला है वो मैंने यहाँ पे कर दिया। तो देखो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व देखो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसी तरह से आपको करना है, ठीक है, सब कुछ करना है आपको। और हाँ, कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताना। नेक्स्ट वीडियो होगा सेक्शन क्वेश्चन नंबर 5, सब सब क्वेश्चन ए पे, मतलब सेट ऑफ एंड लॉसेस का जो क्वेश्चन रहता है उसके ऊपर रहेगा। उसका भी ऐसे ही पास रहेगा क्वेश्चन, सब लेके आऊँगा आपको। और प्रोविजंस के बारे में भी मैं आपको समरी दे दूंगा, तो आपका 14 मार्क्स का कवर अप मैं इजीली कर पाऊंगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। देखो, आपको अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करो, बुरा लगा हो फिर भी कमेंट करो। एंड थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओ यार भाई को, यार मज़ा आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो बाय बाय।